सबसे बड़ी खबर तो कल निकल कर आई है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, और आज रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनियों पर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। दरअसल कल हुई बैठक में जीएसटी काउंसिल ने अंडर कंस्ट्रक्शन घरों पर जीएसटी की दरें घटा दी है। खबर की डिटेल्स से लेते हैं। सीएनबीसी आवाज़ के संवाददाता आलोक प्रियदर्शनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, बताइए जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्या बड़े फैसले लिए काउंसिल ने? खरीदारों के साथ साथ पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को जीएसटी काउंसिल से बड़ी राहत मिली है। अब अफोर्डेबल और नॉन अफोर्डेबल दोनों सेगमेंट में जीएसटी की दरों में भारी कटौती का फैसला जीएसटी काउंसिल ने किया है। सबसे पहले बात करते हैं अफोर्डेबल सेगमेंट की। तो अफोर्डेबल सेगमेंट की परिभाषा बदल दी गई है और अब 45 लाख रुपए तक के मकान अफोर्डेबल माने जाएंगे और इस पर सिर्फ 1% का जीएसटी लगेगा। शर्त यह है कि जो अफोर्डेबल मकान होंगे वो मेट्रो शहरों में 60 स्क्वायर मीटर के और नॉन मेट्रो में 90 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यानी कि इस क्राइटेरिया को फॉलो करके आप 1% जीएसटी 45 लाख रुपए तक के मकान पर चुका सकते हैं। और दूसरा जो सेगमेंट है नॉन अफोर्डेबल, यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन जो फ्लैट हैं जिस पर अभी तक जीएसटी की दर 12% थी, उसको घटाकर 5% कर दिया गया है। हालांकि बिल्डर को इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं मिलेगा। ये दोनों जो कैटेगरी हैं ये एक तरह से कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत काम करेगी और आने वाले दिनों में जो 15 मार्च को एक और बैठक जीएसटी काउंसिल की बुलाई गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, उसमें यह तय किया जाएगा कि किस तरह से बिल्डर इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएं और जो पहले के मकान ऑलरेडी बन चुके हैं उस पर किस तरह से फायदा ग्राहकों को दिया जाए। और यह भी कहा गया है कि जितना भी घटा हुआ दर है उसका फायदा ऑलरेडी जो बिके हुए मकान है उनके अगर बची हुई कोई इंस्टॉलमेंट है तो उसका भी फायदा ग्राहक को मिलेगा। ये सारे जो घटे हुए दर हैं ये 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी होंगे। यानी 1 अप्रैल 2019 के बाद आप कोई भी मकान खरीदेंगे तो उस पे अफोर्डेबल पर 1% और नॉन अफोर्डेबल पर 5% जीएसटी की दर चुकानी पड़ेगी। ओके, तो ये फिलहाल एक बड़ी डेवलपमेंट। और मैं आपको बता दूं कि सीएनबीसी आवाज पिछले एक हफ्ते डेढ़ दो हफ्तों से यही बात कह रहा था कि अफोर्डेबल हाउसिंग का दायरा बढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ प्रीमियम हाउसिंग और अफोर्डेबल हाउसिंग दोनों पर जीएसटी की दरों में कमी लाएगी। और इसी बात पर जीएसटी काउंसिल ने कल मोहर लगा दी। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अफोर्डेबल हाउसिंग का दायरा बढ़ाने की भी जानकारी दी। सुन लेते हैं। जो मेट्रोज हैं इन एरियाज के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग विल बी 60 मीटर्स कारपेट एरिया अप टू दैट्स द आउटर लिमिट and 45 lakhs cost of the apartment. नॉन मेट्रोस में क्राइटेरिया होगा अफोर्डेबल हाउसिंग का 90 स्क्वायर मीटर्स अप टू 90 स्क्वायर मीटर्स एंड ₹45 lakhs। सीएनबीसी आवाज आपसे पिछले हफ्ते कह रहा था कि 45 लाख तक के घरों पर जीएसटी दर घटेगी, 1% हो जाएगी। देखिए बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तो जो 8% थी वो 1% हो गई है और नॉन अफोर्डेबल में लग्जरी सेगमेंट में 12% जो थी वो 5% हो गई। तो बड़ी रिलीफ देखने को मिली है। इसके ऊपर ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं, वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरुण बताएंगे। वरुण बताइए कौन सी कंपनियां आज सबसे ज़्यादा हरकत में तेजी की साइड रहेंगी? देखिए, एक्सिस कैपिटल की एक रिपोर्ट आई है इस पूरे डेवलपमेंट पे और ये इस पूरे डेवलपमेंट को ऐसे तो पॉजिटिव मान रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि इस पूरे डेवलपमेंट से मुंबई और दिल्ली के जो लग्जरी यानी कि जो प्रीमियम रियल एस्टेट सेक्टर है वो एक की बेनिफिशियरी रहेगा, उसको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। डीएलएफ, ओबेरॉय रियल्टी और सनटेक रियल्टी, इस सेगमेंट में ये 3 इनके टॉप पिक्स हैं। इनको कहना है कि इन 3 स्टॉक्स को सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है। आप प्राइस टारगेट एक एक करके अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा इस पूरे डेवलपमेंट के चलते ग्राहकों को जो ओवरऑल कॉस्ट है उसमें कमी आएगी। खासकर बैंगलोर, चेन्नई और पुणे के मार्केट में ग्राहकों का ओवरऑल जो कॉस्ट है उसमें 7% के आसपास की कमी आ सकती है। इसका फ़ायदा जो है पूर्वंकरा, शोभा और प्रेस्टीज को मिलेगा। इसके अलावा मुंबई और एनसीआर के जो एडजर्निंग एरिया यानी कि आसपास के एरिया है, जैसे कि मुंबई में नायगांव, वसई और उसके आगे के एरिया है, एनसीआर में न्यू गुड़गांव, नोएडा जैसे एरिया जो है वहाँ पर ऑलरेडी घरों की कीमतें जो है वो कम है, तो इनको भी एक बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। और इस क्षेत्र में सनटेक, एचडीआईएल और जेपी इंफ्राटेक, ये 3 कंपनी है जिनको फायदा मिल सकता है। और अंसल हाउसिंग भी है जिसको एक बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। तो ये जो लिस्ट मैंने गिनाई है ये सभी कंपनीज पे एक्सिस कैपिटल ज़्यादातर खरीदारी की सलाह दे रहा है। सिर्फ 2 कंपनीज है, गोदरेज प्रॉपर्टीज और महिंद्रा लाइफस्पेस, जहाँ पे होल्ड की सलाह है। बाकी पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में एक्सिस कैपिटल की खरीदारी की सलाह। ये जो आप अपनी रिसर्च रिपोर्ट में वसई को हाईलाइट कर रहे थे, इसमें क्या कुछ थोड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट है वरुण? वहाँ का मार्केट कैसा है? एरिया में रहता हूँ तो एक्चुअली उस पर मेरी नजर गई तो इसके लिए मैंने हाईलाइट किया। जी हाँ, और ये वो इलाके हैं जहाँ पर बड़े पैमाने पर
कंस्ट्रक्शन और रियल्टी का काफी ज्यादा काम हो रहा है। बड़ा फ्लो जो आएगा घरों का उन्हीं एरियाज में आएगा, तो उन कंपनियों पर ध्यान दीजिए जो सबर्ब्स में काम कर रहे हैं, मेट्रो के सबर्ब्स में काम कर रहे हैं, मेट्रो में जहां पर अफोर्डेबल हाउसिंग का बड़ा कारोबार हो रहा है, उन कंपनियों के हाथ ही सबसे ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। गौरांग बताइए, अगर आपने दाव लगाना हो इस खबर पे, आई एम श्योर आपके क्लाइंट्स ने सीएनबीसी आवाज देखकर और आपकी बात सुनकर पहले ही एक्सपोजर ले लिया है, लेकिन किस कंपनी में आपको पूरा भरोसा है और आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद है? हर्षदा, ये जो परिवर्तन हुआ जीएसटी में, ये मेरे ख्याल से काफ़ी समय से इंतज़ार था और जो रियल एस्टेट सेक्टर कंपनियों से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ने सरकार को, जीएसटी काउंसिल को ये काफ़ी समय से मांग रखी थी और एक मांग इन्होंने रखी है हर्षदा, अगर उस पर मेरे ख्याल से आने वाले समय में परिवर्तन हो जाता है, वो है, मुझे नहीं पता ये पिछले हफ्ते हुआ है कि नहीं, क्योंकि मैं बम्बई में नहीं था, मैं मुसाफरी कर रहा था। अगर सीमेंट के ऊपर भी जो जीएसटी की दरें हैं हर्षदा, अगर उसको भी मेरे ख्याल से नीचे ला जाए, मेरे ख्याल से अभी 28% के आसपास है, उसको भी अगर 18 या 12 के बीच में लाया जाए या इस दोनों के बीच में कोई भी एक में लाया जाए, तो बहुत बड़ी राहत मेरे ख्याल से कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर के ग्राहकों को मिलेगी। ये जो परिवर्तन हुआ है पिछले हफ्ते और जो रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट हुआ, डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी हुई और जीएसटी को अमल में लाया गया, उसके आधार पर काफ़ी लंबे समय से गोदरेज प्रॉपर्टीज़, महिंद्रा लाइफ, ओबेरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज एस्टेट्स और महिंद्रा लाइफ, ये 5 कंपनियां हर्षदा जो हमें काफ़ी अच्छी लगती है और ये पांचों की बैलेंस शीट पर अगर आप गौर करें, नज़र डालें, तो इनकी बैलेंस शीट पर ऐसा कोई बड़ा बोझ नहीं है डेट को लेकर के, और एग्जीक्यूशन को लेकर के बहुत ही सकारात्मक संदेश है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज, महिंद्रा लाइफ, प्रेस्टीज एस्टेट जैसे स्टॉक्स पर आपकी नज़र होनी चाहिए, लेकिन चार्ट्स पर गावा सर कौन सा सबसे ज़्यादा बढ़िया लगता है आपको, बताइए? मुझे ओबेरॉय अच्छा लगता है, प्रेस्टीज भी अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे ओबेरॉय अच्छा लगता है क्योंकि अच्छा बेस बना हुआ और बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन है। जो कंसोलिडेशन हुआ है उसके हिसाब से काफ़ी हद तक जो सपोर्ट है वो करीब 465-70 के करीब है। मुझे लगता है यहाँ ले लेना चाहिए और जो आगे मूव मिलेगा करीब 530-540 तक जा सकता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा, लेकिन इनिशियली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू 520 पॉसिबल ही है। ओके, तो 520 का ट्रेड देखने को मिलेगा और आज वो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में 517 का टारगेट भी निकल कर आया, तो ये स्टॉक चमकेगा जरूर, इसी में सबसे ज्यादा जोश मिलने की पूरी उम्मीद है। इनफैक्ट रियल्टी के साथ साथ बाकी रियल्टी की जो एंसिलरी कंपनियां हैं, गौरांग ने सीमेंट का जिक्र किया था, लेकिन वहीं तक मामला नहीं रुकेगा। टाइल कंपनियां जो हम लगातार कहते आए हैं, दूसरी कंपनियां जो पाइप फिटिंग्स के कारोबार में लगती हैं, इन सब पर फोकस रखिएगा, यहाँ पर काफी ज्यादा एक्शन रहेगा इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बाद। तो ऐसे वो कौन से पार्ट शेयर है जिनमें आज खबरों का असर देखा जाएगा, इसका भी जायजा ले लेते हैं। अब नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, ये सबसे पहले नज़र रखनी चाहिए रियल एस्टेट के अलावा MOFSL और IIFL, इन दोनों में वीकेंड के दौरान सेबी ने इनको कमोडिटी ट्रेडिंग में अनफिट बता दिया है और इसका मतलब ये होता है कि अब ये कमोडिटी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। मामला दरअसल NSCL घोटाले से जुड़ा हुआ है। जब NSCL घोटाला हुआ था तो बहुत सारे ब्रोकरों के नाम आए थे और जो मुंबई की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है पुलिस की, उसने जांच की और उसमें तमाम सब निकल के आए। फाइनली सेबी ने इन 2 को बैन किया है कि ये लोग कमोडिटी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। हालांकि इन कंपनियों का कहना है कि वो इसके खिलाफ लीगल कोर्स की तरफ जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये इनके लिए बहुत नेगेटिव खबर है और आगे जाते हुए इसमें और डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। GVK पावर एंड इंफ्रा में नजर रखिए, इन्होंने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अपनी हिस्सेदारी 50 से बढ़ा के 62% कर ली है और इस पर उन्होंने करीब 1250 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आपको याद होगा पिछले हफ्ते ही जब ये सेंस की खबरें हमने आपको बताई थी तो उसमें अडानी भी रेस में थे कि वो भी लेना चाहते थे, लेकिन फाइनली GVK ने खुद अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली वहाँ पे। STC पर नजर रखिए, सरकारी कंपनी, लेकिन सिंडिकेट बैंक 625 करोड़ रुपए वसूलने के लिए इनको NCLT ले जाने की तैयारी कर रहा है, जो कि इनके लिए बहुत नेगेटिव होगा। दोनों सरकारी कंपनियां हैं। पावर कंपनीज पर नजर रखिएगा, कल एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है पावर मिनिस्ट्री की और स्टेट्स के साथ मिलके कि जो पावर कंपनीज के इश्यूज हैं, जहां पे टैरिफ का इशू है, जहां पे बहुत बकाया बाकी है, जो बॉन्ड उदय को लेकर के उन सब पे बातचीत होगी, तो पावर कंपनी रडार पर चाहिए। और मैक्ली और रसल अंत में ये रवांडा में अपनी एक सब्सिडरीज है उसको बेचने की बात चल रही है और ये करीब करीब $2 करोड़ में डील हो सकती है। तो इन तमाम शेयरों पर आपकी नज़र होनी चाहिए। हर्षदा बता रही थी रियल एस्टेट सेक्टर पर तो नज़र रहेगी, सीमेंट, टाइल, पेंट पर रहेगी नज़र, सूडो रियल्टी कंपनियों पर भी रहेगी नज़र और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर भी असर देखने को मिल सकता है। लेकिन शो की शुरुआत में देखिए हम आपको दिखा रहे थे कि डाउ फ्यूचर्स है करीब 80 से 100 पॉइंटों पर, अब वो दरअसल
48 अंक ही ऊपर रह गया है। तो ऊपर से आधा हुआ है डाउ, और देखिए उसका असर आप एशियाई मार्केट्स पर आपको देखने को मिल रहा है। तो हम अमेरिका के मार्केट्स को ट्रैक कर रहे हैं और सारे एशियाई बाजार अमेरिका के मार्केट्स को ट्रैक कर रहा है। तो आप देखिए वहाँ पर डाउ फ्यूचर्स ने क्योंकि अब बढ़त अपनी गवाई है, हांगकांग का बाजार आ गया है लाल निशान में और एशियाई बाजारों पे दबाव बन रहा है। एसजीएक्स निफ्टी भी देखिए अब वापस लाल निशान में फिसलता हुआ। तो आज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा डाउ फ्यूचर्स किस तरह से बिहेव करता है, क्योंकि इसी पर आज असर देखने को मिलेगा ट्रंप साहब के ट्वीट का। कुछ लोग ये भी कहेंगे हर्षदा कि डील अगर हो जाती 1 तारीख से पहले तो कम से कम यह अनिश्चितता हट जाती। थोड़ा लंबा चल रहा है तो फिर क्यों ना मुनाफा वसूल किया जाए। बट लेट्स सी अब से लेकर 9:15 तक ये मार्केट्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं।